हम्म। अब इस लेक्चर में हम लोग तीनों मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं उसे हमें सीखना है। तो एक बार फिर से एनर्जी बैंड डायग्राम को रिकॉल करते हैं। मैंने बताया था कि हमें एनर्जी बैंड डायग्राम में यहाँ वैलेंस बैंड बनाना है और उसके ऊपर क्या बनाना है, कंडक्शन बैंड। ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, और इसे हम ईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो गैप है, ये गैप डिसाइड करेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी हम दे दें ताकि वो कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो अपर एनर्जी लेवल में होगा। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, जाहिर सी बात है कि उसकी एनर्जी क्या है, कम है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है, मींस एक अपर लेवल के एनर्जी लेवल में पहुंचाना है, तो हमें इस गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज फॉरबिडन गैप, और इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को ईजी से ज्यादा या उसके इक्वल एनर्जी दे दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड जंप्स टू जंप्स इनटू कंडक्शन बैंड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ये भाई ये जो गैप है, इस गैप के इतना एनर्जी अगर हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को दे दें तो वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एंड इट बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या बन जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है वो क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आया समझ में? तो अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करें तो उसे हम कैसे स्केच करेंगे, तो सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कंडक्टर को हम मेटल के नाम से भी जानते हैं, ये आप जानते होंगे। और सबसे पहले इसका हम एनर्जी बैंड डायग्राम एट 0 केल्विन स्केच करेंगे। 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तब हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम स्केच करेंगे। तो ये इस तरीके से आता है, वैलेंस बैंड और फिर उसके बाद आता है कंडक्शन बैंड। किसी भी मेटल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरीके से आता है। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का जो गैप है ये क्या हो गया, 0 हो गया। मींस नो गैप, नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है इन द केस ऑफ कंडक्टर और मेटल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। बट अगर हम इस टेम्परेचर को राइज करें या इस सेमी कंडक्टर, सॉरी, इस कंडक्टिंग मटेरियल को रूम टेम्परेचर पे ले आए, और रूम टेम्परेचर सब बच्चे जानते हैं केल्विन में 300 होता है। तो जैसे ही आप
इस कंडक्टिंग मटेरियल के टेम्परेचर को राइज करोगे तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये था वैलेंस बैंड। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर जाता है। उसका कारण अभी मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये पूरा वैलेंस बैंड है और ये पूरा कंडक्शन बैंड है, और ये जो रीजन है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक, अब ये ओवरलैपिंग हुआ क्यों? बच्चों, जब आप किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के कारण एनर्जी को गेन करते हैं। बात समझ में आई? मैंने कहा कि जब आप किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। भाई, जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि उसको हीट एनर्जी मिलेगी। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो थर्मल एजिटेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे तो टेम्परेचर राइज होता है। यही कारण है बच्चों कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और उसी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर energy band in energy band diagram of conductor, valence band and conduction band are overlap to each other. इस पूरे डिस्कशन से ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो एनर्जी गैप है वो घटेगा जब हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इवन मेटल ही नहीं, किसी भी मटेरियल की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एजिटेट होंगे। थर्मल एजिटेशन के कारण उनका एनर्जी लेवल राइज हो जाता है और वो कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करते हैं। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। This is our valence band and this is our conduction band, and this is the energy gap between conduction band and valence band. अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है कि इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन करेंगे। अब उनको इस गैप को क्रॉस करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। भाई, जब टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया था, टेम्परेचर को जब नहीं बढ़ाया था, तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करने के लिए इतने गैप को क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन अगर आप इसको कहीं से एनर्जी दे दो, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे दो, तो अब इसको जंप करने के लिए इतना गैप क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के कारण इस गैप को क्रॉस करने में उतनी ही आसानी होगी। तो आप इस बात को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी कारणवश इंक्रीज हो गई तो इसको क्रॉस करने का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आज से सब बच्चे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे कि अगर हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम में फॉरबिडन गैप की वैल्यू क्या होती है, घटती है। बात समझ में आई? जरा हम अपने नोट्स में चलते हैं। यहां देखिए, मैंने यहां पे कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है।
तो देख रहे हो आप 0 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे गैप कितना है, 0। और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का टचिंग बाउंड्री है, मींस जो बाउंड्री बिल्कुल कांटेक्ट में है, बिल्कुल वहीं पे, मींस अगर हम इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देते तो ये कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। भाई अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मींस इस लेवल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनको आप एनर्जी दे दो तो वो कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब अब हमारा जो वैलेंस बैंड का दायरा है बच्चों वो ये हो गया, और कंडक्शन बैंड का दायरा ये हो गया। मींस ये जो पूरा रीजन है वो क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। इसीलिए कंडक्टर में जब टेम्परेचर राइज करते हैं 0 केल्विन से 300 केल्विन पे ले जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है, तो ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। बात समझ में आई? तो जब भी आपको कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम दे स्केच करने के लिए, तो आप ऐसे बनाओगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को एक दूसरे से ओवरलैप कराओगे अगर आप रूम टेम्परेचर पे स्केच कर रहे हो तो यहाँ देखो मैंने लिखा है, एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप टू ईच अदर। ये जो ओवरलैपिंग है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। सही बात है भाई। भाई ओवरलैपिंग ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एजिटेट होंगे। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उतना ही वो हायर लेवल एनर्जी लेवल पे जाएगा। बात समझ में? तो ये जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जो गैप है वो क्या होता है, घटता है। तो खैर यहाँ तो कोई गैप ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे गैप की बात नहीं करेंगे। अभी हम गैप देखेंगे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। ओके, तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि जो ओवरलैपिंग है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड विथ टेम्परेचर। सही बात है भाई। और ये जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ये बात हो रही है इन कंडक्शन बैंड में। ठीक है भाई, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप पहले देखो ना, इसको मैं पहले रब करके दिखाता हूं आपको। पहले क्या था, जब टेम्परेचर 0 केल्विन पे था तो आप देखो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम थी, लेकिन आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। आप या आप यूं कह लें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा। बात समझ में आई? तो जब ओवरलैप कर जाएगा इसका मतलब कंडक्शन बैंड में अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई। आप देख रहे हो? तो अगर हम बात करें इनसाइड द कंडक्शन बैंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या हो गई, तो जाहिर सी बात है बच्चों, बढ़ गई। यही बात मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस number of electrons will increase, therefore crowdness of electron increases। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का क्राउडनेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ना, दोनों का मीनिंग ही सही है। अब जब इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। अब ये मोबिलिटी क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बट इसको मैं एक अलग से टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको। अभी थोड़ा आप समझ लो कि मोबिलिटी का सेंस है मूव करने की टेंडेंसी से। जैसे आप अगर नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, बिल्कुल खाली रोड है, तो आपकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन आप किसी ऐसे सड़क पे चल रहे हो जहां पे भीड़ भाड़ होगा, वहां आपके मूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो मूव करने की टेंडेंसी है दैट इज नोन एज मोबिलिटी। किसी पार्टिकल के मूव करने की टेंडेंसी उस पार्टिकल की मोबिलिटी कहलाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का भीड़ नहीं था तो मोबिलिटी ज्यादा थी,
और टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का भीड़ बढ़ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का भीड़ बढ़ेगा, क्राउडनेस बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सब बच्चे ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। कारण उसका ये है बच्चों, क्योंकि भीड़ बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का, और भीड़ में मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन के मूव करने की टेंडेंसी, जिसको आप मोबिलिटी बोल रहे हो, अगर वो घट जाएगी तो उसके फ्लो करने की टेंडेंसी भी घट जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है दैट इज नोन एज करंट। इसका मतलब उस कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो करने का कैपेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट के फ्लो करने की कैपेबिलिटी को आप क्या कहते हो, कंडक्टिविटी कहते हो। यानी कि इस बात से ये तय है कि टेम्परेचर का, सॉरी, कंडक्टर का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, घट जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। भाई आप देखो ना, रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की टेंडेंसी को देखनी है, मीन्स हमें इसके मोबिलिटी को देखनी है, और वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और बच्चों अगर कंडक्टिविटी घट जाएगी तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी, वो बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया कि किसी मेटल का जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और इस वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही कारण है बच्चों कि रेजिस्टेंस का जो, सॉरी, कंडक्टर का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। आपको मैंने बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा था, वो मैंने बताया था आपको कि मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव होता है। और आज हम लोगों ने यहाँ पे उस बात को समझ लिया कि वाई अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मींस कंडक्टिविटी घट रही है। कंडक्टिविटी जो घट रही है उसका कारण है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का डिक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का घटना। ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर और मेटल। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाँ, तो मैंने कहा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है और फ्री हो जा रहा है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को। सपोज ये हमारा कोई एटम है, तो इस एटम का ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को देखो, ये जो वैलेंस सेल है इसका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसकी एनर्जी अभी कम है। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या है, अभी कम है। इसी कारण से ये इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, मींस इस न्यूक्लियस से अटैच्ड है अभी भी। अगर गलती से इसे कहीं से टेम्परेचर मिल गया या कहीं से एनर्जी मिल गई तो क्या होगा, अगर इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। भाई ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ देगा ना। मैंने ये जो पूरा शुरू से लेके अब तक जो मैंने लेक्चर लिया उसमें यही तो बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो वो अपने अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। या हम यूं कर लें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है और इसको ज्यादा एनर्जी अगर मिल गई तो अब ये इसके अराउंड ना घूम के ये पूरे लैटिस के अंदर घूमने लगेगा, और ये क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा।
तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो अपर लेवल पे होगा। यही कारण है बच्चों कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर गेन करने के बाद कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है, या आप यूं कह लें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जा रहा है, और ये ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो। ठीक, तो ये तो बात हो गई कंडक्टर की। अब हम आते हैं इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसे पढ़ने से पहले जरा कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एनर्जी गैप ईजी है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि मैंने कहा हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी पे, और कंडक्टिविटी का जो कारण है बच्चों वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? कंडक्शन बैंड में। आते कहां से हैं? वैलेंस बैंड से आते हैं। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कैसे आते हैं? एनर्जी गैप को क्रॉस करके। अब सोचो ऐसा मटेरियल जिसमें ये जो एनर्जी गैप है वो कम होगा अगर, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। भाई अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसको हम इस बात से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो क्या है? कम है। और इस गैप के कम होने के कारण ही ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जंप कर जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। बात समझ में बच्चों? यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल के अंदर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और मेटल में तो गैप बिल्कुल ही नहीं होता है, इवन रूम टेम्परेचर पे ओवरलैप कर जाता है। यही कारण है कि कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा होता है। जिस मटेरियल के अंदर ये गैप कम होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। आप खुद यहाँ पे सोच सकते हो, क्योंकि कंडक्टिविटी का जो कारण है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमको वैलेंस बैंड से, बट उसके बीच में एक रुकावट है, वो है एनर्जी गैप। अब ये जो रुकावट है जितना कम होगा उतना ही आसानी होगी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचने में, मींस उतना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के अंदर मिलेंगे। तो आज से सब बच्चे याद रखेंगे कि जिसमें गैप कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर हम इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं तो जाहिर सी बात है कि ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का वो बहुत ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं ये गैप को मैंने काफी बड़े रेंज से शो किया है। और आपको बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि इंसुलेटर के अंदर जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, या फॉरबिडन गैप की जो वैल्यू होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मींस इस ईजी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बात समझ में आई? तो अब जब ये एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजिली कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जंप करने के लिए इस पूरे एनर्जी लेवल को क्या करना पड़ेगा? इस एनर्जी गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। और बच्चों ये जो 5 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा है किसी एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के कंपैरिजन में। इसीलिए इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। और यही कारण है कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है। बात समझ में आई बच्चों? तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर। और आप इंसुलेटर में कितना हो टेम्परेचर राइज कर लो, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने वाला नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां देखो मैंने लिखा है कि ऑल इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ करंट।
ठीक है, ओके। तो ये हो गई इंसुलेटर की बात। अब आप मुझे बताओ कि सेमीकंडक्टर के लिए ये जो गैप होगा वो किस तरीके का होगा। तो जाहिर सी बात है कि फॉर सेमीकंडक्टर जो गैप होगा वो गैप कंडक्टर के केस में जो गैप था उससे ज्यादा, बट इंसुलेटर के गैप से क्या होगा बच्चों, कम होगा। भाई सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो एनर्जी गैप होगा वो बिटवीन एनर्जी गैप इन कंडक्टर एंड एनर्जी गैप इन इंसुलेटर के होगा। अब हम बच्चों सेमी कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम को देखेंगे। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल में जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी हो सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल ऐसे मटेरियल जिसमें एनर्जी गैप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो मटेरियल सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो अगर आप रूम टेम्परेचर सॉरी 0 केल्विन पे एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर के लिए स्केच करोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड इम्पटी होता है, खाली होता है। बात समझ में आई? कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होता है फॉर कंडक्टर एट 0 केल्विन। तो जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इस मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मटेरियल के अंदर इसका मतलब ये मटेरियल एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले इंसुलेटर में देखा कि इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है और एग्जैक्टली वही केस यहाँ भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। That's why you can say that at 0 Kelvin temperature semiconductor behaves as a insulator, right? तो सब बच्चे याद रखेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। और जब आप इस टेम्परेचर को राइज करोगे भी सेमीकंडक्टर को अगर आप रूम टेम्परेचर पे ले आते हो 300 केल्विन पे ले आते हो तो निश्चित तौर पे इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करके टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के कारण एनर्जी गेन करके वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप किया कंडक्शन बैंड में और वो क्या बन गया बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और वैलेंस बैंड में जहां से इलेक्ट्रॉन का गैप हुआ मींस जहां से इलेक्ट्रॉन का लैग हुआ, डिफिशियंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, उस जगह को आप क्या कहोगे, होल कहोगे। बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा है एनर्जी गेन करके तो उस वैलेंस बैंड में उस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है और उस वैकेंसी को हम होल के नाम से जानते हैं। और होल का एग्जिस्टेंस बच्चों सिर्फ सेमीकंडक्टर में होगा। आपको मैं एक लेक्चर लूंगा होल थ्योरी पे और आपको होल का फंडा समझाऊंगा मैं,
अभी फिलहाल आप सुन लीजिए कि वैलेंस बैंड में जहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या कहलाएगा? होल कहलाएगा। और इस होल को बच्चों हम एक नए चार्ज पार्टिकल के नाम से जानेंगे। और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का कंट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल की वजह से करंट कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब किस तरीके से होल करंट कंट्रीब्यूट करेगा, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी बात हम लोग होल थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप बस इतना जान लो कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होती है, उस जगह पे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। और होल भी एक कॉज होता है करंट के फ्लो होने का, ओनली फॉर सेमीकंडक्टर। होल का एग्जिस्टेंस बच्चों सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है। कंडक्टर में होल नामक कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। ओके, चूंकि होल इलेक्ट्रॉन की कमी से आया, इसलिए इस होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज होता है। और कितना होता है? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है मींस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि होल क्या है भाई, तो सबसे पहले तो आप बोलोगे इनसाइड सेमीकंडक्टर वैकेंसी of electron in valence band is known as hole. Hole is another charge particle which contribute current inside the semiconductor material. And what is the value of charge on hole? The value of charge on hole is plus 1.6 into 10 to the power minus 19. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या, ये प्रोटॉन है क्या? भाई सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू भी क्या होती है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होती है। और होल पे भी चार्ज बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही होता है, उसी टाइप का होता है। तो सर क्या ये होल प्रोटॉन है क्या? नहीं बच्चों, होल अलग चीज है। बात समझ में आई? ये जो होल है ये वैलेंस बैंड में है, मींस आउटर मोस्ट सेल में है, आउटर मोस्ट बैंड में है। जबकि प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। ये जो भी हम एनर्जी बैंड बना रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ है? ऑर्बिटल्स में है। और चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, मींस जो सबसे आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिटल है, उसके इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके एनर्जी की बात हम कर रहे हैं बच्चों। इसलिए होल सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में होगा। और होल कहाँ पे होगा? जाहिर सी बात है ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा। या हम यूं कह लें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मींस वैलेंस बैंड में होगा। मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होती है और एंड दिस वैकेंसी इज नोन एज होल। तो आप मुझे बताओ होल कहाँ पे है? ऑर्बिटल में है, वैलेंस बैंड में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है। और जबकि प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में है। तो क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। और प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में है, और आप सब बच्चे जानते हो न्यूक्लियस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत भारी होता है, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस मूव नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर हो,
उसमें मूव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ना कि न्यूक्लियस मूव करता है। और न्यूक्लियस मूव इसलिए नहीं करता है क्योंकि न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का मास आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। इसलिए बच्चों प्रोटॉन मूव नहीं करते। आप देख रहे हो -27 -31, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए किसी भी मटेरियल के अंदर जो फ्लो करने वाला पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न कि प्रोटॉन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन मूव नहीं करता है, न्यूक्लियस मूव नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन के कारण से ही, इलेक्ट्रॉन के वैकेंसी के कारण ही बच्चों होल आ रहा है। इसलिए होल एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट टू ईच अदर। बात समझ में आई? होल एक ऐसा पार्टिकल है जो मूव करता है। मोबाइल चार्ज पार्टिकल होता है। मोबाइल, मोबाइल का मतलब हुआ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर सके, ठीक है। तो ये जो होल है वो मोबाइल चार्ज पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन क्या है, इमोबाइल चार्ज पार्टिकल है जो मूव नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों होल और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। हाँ, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बट ये वाला न्यूक्लियस में है और ये वाला कहाँ है, वैलेंस बैंड में है। इसके वजह से कोई करंट कंट्रीब्यूट नहीं होता है, बट होल की वजह से करंट कंट्रीब्यूट होता है। बट एक बात का हम ध्यान रखेंगे, होल की बात हम सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए करेंगे, कंडक्टर के लिए नहीं करेंगे। कंडक्टर में होल नामक कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बात समझ में आई बच्चों? ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। तो सब बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया और वो कहां जंप कर गया, कंडक्शन बैंड में। क्यों जंप कर गया? क्योंकि सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है ये बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। और जब आप इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो ये इस गैप को क्रॉस करके, इस गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आप जरा देखो तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली था, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया ये कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और सब बच्चे जानते हैं कि जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई for semiconductor when temperature is increased then free electrons inside the semiconductor will also increase and their conductivity will increase। बात समझ में आई? टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब यहां से एक डाउट क्रिएट होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घट जाती है। बिल्कुल सही बात है, यहां भी मोबिलिटी घट रही है, सेमीकंडक्टर के केस में भी मोबिलिटी घट रही है। लेकिन इस मोबिलिटी के घटने की तुलना में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है बच्चों, वो कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। सेम कंडक्टर में क्या था कि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बढ़ गई। बिल्कुल सही बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां चला आ रहा है, कंडक्शन बैंड में। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे ही ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और थोड़ा बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी जाएगा
तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कंडक्टर में टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। बात समझ में आई? लगभग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो गया होगा। सपोज रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1,00,000 है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मिल गए। तो आप मुझे बताओ, ये जो 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, क्या इस 1,00,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे? करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मींस 1,00,000 की तुलना में 20 फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, लेकिन मोबिलिटी क्या हो जा रही है? घट जा रही है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है? कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेमीकंडक्टर के केस में रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल खाली था, नोट्स में आते हैं, रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल खाली था, क्राउडनेस नहीं था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत आया। फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और मोबिलिटी घट रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट है उसमें ये डोमिनेट कर जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का बढ़ने का जो कॉज है वो डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए कंडक्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी? डोमिनेट कर जाएगी। यही कारण है बच्चों कि in the case of conductor, when temperature increases, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, एंड फॉर सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो इसमें रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी कंडक्टर में, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? घट जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है। इसीलिए बच्चों इसका अल्फा पॉजिटिव होता है और इसका अल्फा क्या होता है? निगेटिव होता है। बात समझ में आई? अब आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने अल्फा के बारे में बताया था, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि क्यों पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, क्यों निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए। और इंसुलेटर के लिए तो मैंने वही बता दिया था कि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है अगर हम ताहू टेम्परेचर को राइज करें, इसलिए अल्फा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने सेमी कंडक्टर का भी एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ लिया। अब जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए यहाँ पे सबको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि जब टेम्परेचर राइज हुआ तो सम इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, और इस दौरान एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। सही बात है भाई, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो एक स्मॉल करंट हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। होल इज नथिंग बट लैक या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया मैंने। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। सही बात है, ये भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल के एग्जांपल्स की, तो मैंने सब बच्चों को बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो बहुत पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और यहाँ बच्चों देखो, जर्मेनियम में जो एनर्जी का गैप होता है, अगर हम 0 केल्विन पे देखें तो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन में 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यहाँ जो गैप है
जर्मेनियम का रूम टेम्परेचर पे वो देखिए थोड़ा सा घट गया है, 0.78 से 0.72 हो गया है, और यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है, क्योंकि एनर्जी गैप टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, घटता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये दो मटेरियल का आप याद रखोगे। एक का मैं और लिख दे रहा हूं, गैल्वियम आर्सेनाइड, ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू होती है 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप डेटा याद रखोगे। ओके, तो हमें सेमीकंडक्टर का भी एनर्जी बैंड डायग्राम समझ में आ गया। अब यहां पे एक बात को और समझते हैं बच्चों। जब आप, खैर चलिए मैं इसको अलग टॉपिक से मैं समझा दूंगा, फिलहाल इतना ही एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेसिक है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि ऑनलाइन में समझाना मेरे लिए उतना आसान नहीं रहा, बट ठीक है, मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया आपको। तो आप एनर्जी बैंड डायग्राम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और इस एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें इस बात का जस्टिफिकेशन हो गया कि जो गैप है, यही गैप डिसाइड करेगा, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, यही डिसाइड करेगा किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टर में गैप क्या होता है? बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करें तो कंडक्टर में गैप क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इवन ओवरलैप कर जाता है, इसलिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल बेकार होती है, पुअर कंडक्टिविटी। और सेमी कंडक्टर के केस में बच्चों गैप रूम टेम्परेचर पे लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, इसलिए सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आई होप बच्चों आपको सेमी कंडक्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम, मेटल में एनर्जी बैंड डायग्राम, इंसुलेटर में एनर्जी बैंड डायग्राम को कैसे बनाना है, ये एनर्जी बैंड क्यों है, ये पूरा आपको समझ में आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर से कुछ टर्म्स को हम और समझेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले कुछ टर्म्स को सीखे। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था थर्मल वोल्टेज, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया। आप देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस में बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो एनर्जी का गैप है वो किस में मैं बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहा हूँ। तो देखा आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर बोल रहे हैं एनर्जी, एनर्जी को तो जूल में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, जो कि सेमीकंडक्टर को समझने में, सेमीकंडक्टर डिवाइस को समझने में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और होल का थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ही करो आप। थैंक यू वेरी मच।